नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो ये पॉलिटी का वीडियो होने वाली है। इससे पहले हिस्ट्री जियोग्राफी का एक एक वीडियो आ चुका है और ऐसे ही लगातार आता रहेगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। अब बाकी जो कर लिए हैं वो उनको तो पता ही है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य न्यायाधीश? ये आप लोग का ऑप्शन है। चलिए अपना आंसर करिए। तो जैसा कि आप लोग को हम बार बार बोलते हैं कि आप एक कॉपी और पेन ले लें और क्वेश्चन का आंसर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक, तो ये अपना आंसर कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उस उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति अपना, अब इससे संबंधित कुछ कुछ क्या अच्छे से फैक्ट्स हम लोग देखेंगे। ठीक, सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों संसद को संबोधित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के महान्यायवादी जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों का नियुक्ति करते हैं। जो राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के महान्यायवादी, ये सभी अधिकारियों का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा। राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 163 में उल्लेख है, जो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और केंद्रीय मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक सेवारत रह सकते हैं? 56 वर्ष, 54 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 65 वर्ष? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बताना है आप लोगों को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 65 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं और हाई कोर्ट के 62 वर्ष तक कार्यरत रह सकते हैं। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य खाली स्थान संशोधन अधिनियम और खाली स्थान में हुआ था। तो सिक्किम राज्य आप लोगों को बताना है किस संशोधन और अधिनियम में नया राज्य बना था। 32वें 1974 में, 35वें अधिनियम 1975 में या फिर 36वें अधिनियम 1975 में या फिर 37वें अधिनियम 1975 में।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी 36वें अधिनियम 1975 में। सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया। सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत भारत में शामिल किया गया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ इस अधिनियम के तहत राज्य और क्षेत्र की सीमाओं में सुधार किया गया। भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड का गठन हुआ था। 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड का गठन हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत उत्तराखंड गठित हुआ था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश या फिर जापान के संविधान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान मूल कर्तव्य अनुच्छेद भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में निहित है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 के ए में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं और भारतीय मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे जिसे एक संविधान को निरस्त कर दिया गया है। तो इसमें 6 प्रकार के हम लोग देखेंगे अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 21 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से लेकर 25 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। वही संपत्ति का अधिकार जिसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष कौन बुलाता है? क्या आंसर हो जाएगा? ए राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। भारत में अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहली बार 1961 में दहेज निरोधक विधेयक के लिए, 1978 में बैंकिंग सेवा विधेयक के लिए, 2002 में पोटा विधेयक यानी कि आतंकवाद निरोध अधिनियम था उसके लिए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा का
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति, नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 28 मई 1990 को सरकारी आयोग की सिफारिश पर जारी किए गए आदेश के माध्यम से अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय, सहयोग और विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र तथा राज्यों के बीच हित के मुद्दों पर चर्चा और सहयोग का बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्रों के बीच सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? 50वां, 52वां, या फिर 51वां या फिर 53वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 50वां। तो डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। वही अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है, यानी कि इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये सरकार अपनी मर्जी से इसको लाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्व का उल्लेख करता है? 2, 3, 4 या फिर 5? आंसर हो जाएगा सी, 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित दिशा निर्देशों का एक समूह है जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकार के सकारात्मक निर्देश है। ये तत्व देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियों को आकार देते हैं और कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन सरकार को कानून बनाते समय इसका पालन करना आवश्यक है। इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इन तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? 6वां अनुसूची या फिर 4वां अनुसूची या फिर 8वां अनुसूची या 9वां अनुसूची? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8वां अनुसूची। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां है। पहली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और दूसरी में पदाधिकारियों के भत्ते और विशेषाधिकार है। वही तीसरा में पदाधिकारियों का शपथ का प्रारूप है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। वहीं 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। 8वीं में आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 10वीं में दल बदल के आधार पर अयोग्यता। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियां। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 12 वर्ष? आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1950 से 1962 तक यह पद संभाला। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई में हुआ था। उन्होंने 1962 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 28 फरवरी 1963 को पटना में हुआ था। उनका निधन 28 फरवरी 1963 को पटना में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को
या फिर विधि मंत्री को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 में इसका प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश लिखित रूप से अपना पद त्याग सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक वर्णित है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 24 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष है। मूल संविधान में 8 न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था। संसद द्वारा इस संख्या को समय समय पर बढ़ाया गया। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। वही राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये तो सही है, राज्यसभा के सदस्य 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं और राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये तीनों सही है, ये गलत है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 229 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्य 6 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद एक है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक है राजनीतिक संस्था, संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था, सॉरी राष्ट्रीय विकास परिषद एक है राजनीतिक संस्था या फिर संवैधानिक संस्था या फिर गैर राजनीतिक संस्था या गैर संवैधानिक संस्था। इसका आंसर है डी, गैर संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय परिषद एक सामान्य शब्द है लेकिन इसका सबसे आम अर्थ राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी है, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद शामिल है, जो भारत में विकास से संबंधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय योजनाओं के लिए राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को मजबूत करना, संतुलित विकास सुनिश्चित करना और समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्य का कौन सा अंश आवश्यक है? भारत के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? 1/20, 1/10, 1/5 या 1/33? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/10। लोकसभा और राज्यसभा में कोरम की आवश्यक संख्या सदन के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा है। लोकसभा में कार्यवाही के लिए न्यूनतम 55 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। राज्यसभा के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है 250 सदस्यों की अधिकतम संख्या के आधार पर। कोरम पूरा न होने पर अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोरम सुनिश्चित करता है कि सदन में कोई भी निर्णय लेने के लिए पर्याप्त संख्या में सदस्य मौजूद हो ताकि सदन के काम काज में पारदर्शिता और वैधता बनी रहे। संसद द्वारा पास हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? संसद द्वारा पास हुआ विधेयक कब कानून बनता है? ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष जब पास करते हो, या उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। किसके पास करने के बाद कानून बनता है? आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति जब पास कर देते हैं तो कानून बन जाता है। संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश किया जाता है। विधेयक को दोनों सदन में प्रस्तुत करने के बाद उस पर विस्तृत चर्चा होती है जहां सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं। चर्चा और समिति की रिपोर्ट के बाद विधेयक पर मतदान होता है। जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का पर प्रतिबंध, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो ये सभी तो हैं और ये नहीं है। मूल अधिकार वे आवश्यक स्वतंत्रताएं हैं जो संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दी जाती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन 1978 में संविधान के अधिकार को हटाकर अब 6 ही है। ये अधिकार 6 श्रेणियों में विभाजित है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वही एक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अनुच्छेद हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1947 को, 23 दिसंबर 1946 को या 15 अगस्त 1946 को। आंसर हो जाएगा सी, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान का प्रारूप बी.एन. राय ने तैयार किया था। संविधान सभा के प्रारूप बी.एन. राय ने तैयार किया था। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर उपाध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी और औपचारिक प्रमुख होता है। धन विधेयक पर उनका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष का धन विधेयक पर अंतिम निर्णय होता है। वह लोकसभा सचिवालय के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। यहाँ पर गलती हो गया, जीबी मावलंकर। लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा के पहले महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब। भारत में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। पहले जम्मू कश्मीर भी इस सूची में था, लेकिन अब वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? अनुच्छेद 15, 16, 29, अनुच्छेद 15, 16, 19, 24, अनुच्छेद 14, 19, 29, 30, अनुच्छेद 14, 16, 21, 25। तो इनमें से आप लोगों को बताना है केवल भारतीयों के लिए इनमें से कौन सा मूल अधिकार है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 केवल भारतीयों के लिए है। केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर का समानता। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संघ, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास और पेशा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन है। भारतीय नागरिकों और विदेशियों के लिए विशेष अधिकार। तब ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की सुरक्षा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार
तो हम लोगों का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।